हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सीडीपी चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपको पता है इससे पहले हम 3 से 4 क्लासेस जो हैं, तो ये 5 से 6 क्लासेस जो हैं वो हम सीडीपी की पढ़ चुके हैं। आपको पता होगा इससे पहले मैंने आपको मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कराया हुआ था। उसमें हम एक जो हमारा मोटिवेशन का टॉपिक है वो आधा पढ़ चुके थे। मैंने आपको कहा था कि आधा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि आपने वो क्लास जरूर देख ली होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी याद आ रहा है, चंडीगढ़ पीआरटी का पढ़ा कर वही बोला जाता है मुझसे। तो ये क्लास है ना, ये आपकी एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप फिर पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप पीजीटी एचटेट दे रहे हो, तो तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी इक्वली हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पीडीएफ ऑलरेडी मैंने वहां पर अपलोड करा रखे हैं। तो ये स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है इससे यहाँ पर हमने मोटिवेशन का टॉपिक पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका अर्थ क्या है। मोटेम होता है जिसका अर्थ मूव होता है। मोटिवेशन को हार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है, गोल्डन पाथ ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये सारा पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको प्राइमरी नीड एंड सेकेंडरी नीड के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था जैसे इसमें एक साइकिल होता है, मोटिवेशन का साइकिल होता है। सबसे पहले नीड होती है हमें किसी चीज की, फिर हमें ड्राइव होता है, फिर अराउजल होता है, फिर हम वैसा बिहेवियर करते हैं, बिहेवियर के बाद में हमें वैसी अचीवमेंट मिलती है, अचीवमेंट मिलने के बाद में हमारे पास क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो ये सारा मोटिवेशन साइकिल का मैंने आपको पढ़ा दिया था। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था NDAGAR। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मैंने आपको ये मोटिवेशन साइकिल जो है वो लर्न कराया था। इसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ मोटिवेशन पढ़ाया था कि इंटरनल मोटिवेशन अच्छा होता है या एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा होता है। तो ये सारा हम पढ़ चुके थे। इसके बाद यहाँ पर हमने साइकोलॉजिकल नीड्स भी पढ़ ली थी कि कैसे होती है साइकोलॉजिकल जो नीड्स है वो क्या होती है। आज हमने स्टार्ट करना था अब्राहम मज़ेलो का मूल आवश्यकताओं का वर्गीकरण। जो इनकी नीड्स होती हैं उनका क्या बता रखा है यहाँ पर, इसको हायरार्किकल नीड्स का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम में। इसके ऐसे ये मतलब ऐसे सीरीज में लगाना पूछ लिया जाता है। तो इसका नाम है अब्राहम मज़ेलो। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है मूल आवश्यकताओं का वर्गीकरण। ये इसे हायरार्किकल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मतलब एक ऐसे सीरीज में लगाया गया है। ये जितनी भी नीड्स हैं इसको किस में लगा दिया गया है, एक सीरीज में लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा लिखा है, ये आपको अभी समझाने के लिए है। इसके बाद में मैंने ये सारा बुक की लैंग्वेज में भी लिखा है, क्योंकि बुक की लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और उसको समझने के लिए हमें हमारी लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बार मैंने अपनी भाषा में लिखा है, उसके बाद बुक्स लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ना एक ऐसे ये ग्राफ सा होता है, एक ट्रेंगुलर फॉर्म में होता है। इसमें ना ऐसे 5 स्टेजेस होती है, 1 2 3 4 5। तो जो अब्राहम मज़ेलो थे इन्होंने एक ऐसा ट्रेंगल सा लिया और उसे एक मतलब यहाँ पर उन्होंने आवश्यकताओं को एक क्रम में लगा दिया, और इसका क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गई है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मूल आवश्यकताओं का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसमें जो पहला स्टेज होता है उसमें सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी नीड्स होती हैं वो आती हैं। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास, नींद, ये सारे के सारे फैक्टर किसमें आते हैं, फर्स्ट वाले में आते हैं। इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये ऐसा है जिसमें हमें मतलब जिसकी ह्यूमन बीइंग को नीड होती ही होती है, इसके बिना वो रह नहीं पाएगा। भूख, प्यास, नींद, इनके बिना नहीं रह सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर उसके लिए क्या आती है, उसकी सेफ्टी आती है। अब आप भी अपने आप से देखिए, पहले आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, नींद चाहिए। उसके बाद में ही आपको किसकी नीड होती है, घर की नीड होगी। मान लो आपके पास घर है लेकिन आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन तो आप उस घर का क्या करेंगे। सबसे पहले किसकी नीड होगी, आपको भूख, प्यास, नींद, इन सब चीजों की नीड होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उस पर आपको क्या जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है, घर की मतलब एक रहने के स्थान की जरूरत होती है। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि आपकी एक फैमिली हो जिसके अराउंड आप रहें, तो उसके बाद आपको एक फैमिली की नीड होती है। अब ये जो 3 स्टेजेस है ये सिर्फ बेसिक नीड कही जाती है। ये जो 1 2 3 वाली होती है ये क्या है, 1 2 3 वाली क्या होती है, बेसिक नीड होती है। ये तो सभी इंसानों के साथ में होता है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको घर की नीड होती है, सबका एक परिवार होता है। तो ये 3 क्या होती है, बेसिक नीड होती है। और ये किन के पास होती है, एनिमल्स के पास में भी होती है और एज इट इज ह्यूमन के पास में भी होती है। तो 1 2 3 वाली जो है वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग दोनों के पास में होती है, और एनिमल को ह्यूमन बीइंग से जो अलग करती है वो 4 और 5 वाली नीड्स अलग करती है। 4 में आती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। 1 सेकेंड, सॉरी
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 4th नंबर पर आता है, 4th नंबर पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आती है कि आप समाज में क्या करेंगे। मान लो आपको भूख लगी है, प्यास लगी, आपकी ये सारी आवश्यकताएं पूरी हैं, उसके बाद आपके पास में घर भी है, उसके बाद आपका परिवार भी, आपकी फैमिली भी, आपके चिल्ड्रंस भी है, उसके बाद आपको नीड होती है समाज में अपनी स्थिति बनाने की, समाज में अपना योगदान देने की, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की। अब आप क्या करते हैं, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमारे लोग क्या करें, इज्जत करें। मान लो हमारी जॉब लग जाती है, हम अच्छी जॉब पर होते हैं, तो लोग क्या करें, हमसे रिस्पेक्ट से बात करें, समाज में हमारा कुछ योगदान हो, हमारा भी कुछ स्थान हो, तो वो क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उसके बाद जो 5th वाला आता है उसमें होती है आत्म अभिव्यक्ति। 5th स्थान तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। 5th स्थान वो होता है जिसमें इंसान क्या सोचता है, अपने मतलब ऐसा सोचता है कि मेरा यहाँ पर जन्म क्यों हुआ, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा क्या काम है। तो ये सारी बातें आती हैं सेल्फ रियलाइजेशन वाले में, आत्म अभिव्यक्ति वाले में। तो ये 5 स्टेजेस जो है वो मोजेलो ने दी है। मोजेलो का कहना था कि यहाँ पर 1 2 3 जो है वो क्या होती है, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल तीनों दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को जो अलग कर रही हैं वो 4 और 5 वाली स्टेजेस कर रही हैं। इसके बाद आत्म अभिव्यक्ति मैंने लिखा है कि जो आत्म अभिव्यक्ति है वो क्या होती है। यहाँ पर जो सेल्फ रियलाइजेशन है इसे एक्चुअलाइजेशन के नाम से भी कहा जाता है, जैसे हम सिद्धि के नाम से जानते हैं। जैसे अब मान लो कोई इंसान है, जैसे कोई आईएएस बन गया तो उसे वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गई, तो ये इसकी आईएएस तक पहुंचने की इसकी 4th स्टेज थी। लेकिन आपने देखा होगा कि कई अधिकारी ऐसे होते हैं या जो बहुत बड़े ओहदे तक पहुंच जाते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद भी ना उनको ऐसे रियलाइजेशन नहीं होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो वो क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई लोग आईएएस बनते हैं, लेकिन आईएएस को छोड़कर कुछ साधु संत बन जाते हैं, मोंक बन जाते हैं। तो जैसे वो इस्कॉन वाले हैं, उनका भी एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं। वो बहुत यंग सा है और मतलब वो क्या बन गया, इस्कॉन में ऐसे भाषण वगैरह देता है और जान बताता है कि लाइफ क्या है, इन सब चीजों के बारे में। तो वो बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं। आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं, सारी चीजों को छोड़कर अपने आप को जानने में लग जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो किस लिए आई थी, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, यहाँ तक भी मतलब हम पहुंचे तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो क्या है। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी हमें क्या नहीं मिलता है, सिद्धि मतलब एक तरीके से रियलाइजेशन नहीं होता। उसके बाद हम किस पर जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन पर जाते हैं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गई, सब कुछ हो गया, फिर भी खुशी नहीं अंदर से, तो वो जो स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे बड़ी पोस्ट होने पर भी खुद को रियलाइज हो जाए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, यहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। आपने देखा होगा कि सभी लोग ऐसे नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा रियलाइज होता है। तो इसे ही किस में रखा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन में रखा गया। तो ये 5th वाला स्टेज है, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग 4th स्टेज तक ही रह जाते हैं। अब यहाँ पर बेसिक नीड में लिखा है, एक एग्जांपल दिया है। मान लो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि एक महिला है, उसने अपने बच्चों को इतने रुपए में बेच दिया, वह इब्राहिम मोजेलो के कौन से चरण पर है। तो ये आपने देखा होगा कि कोई माँ अपने बच्चों को क्यों बेचेगी, तो उसके लिए ना उसके पास में, इसका मतलब ये है कि उसकी जो बेसिक नीड है 1st स्टेज वाली वो भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। यानी कि उसके पास में ना खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उसके पास ऐसी नौबत आई कि उसे अपने बच्चों को बेचना पड़ा। तो 1st स्टेज क्या है, बेसिक नीड है ये। मतलब आप क्या टिक करेंगे इसमें, आप इसमें टिक करेंगे कि ये क्या है, बेसिक नीड है। क्योंकि फैमिली जो है ना वो 3rd स्टेज पर रखी है। जो परिवार था वो किस पे मैंने आपको बताया था, 3rd स्टेज पर बताया था। 1st स्टेज पर क्या था, यहाँ पर जो भूख है, प्यास है, नींद है, ये किस पर आती थी, 1st स्टेज पर आती थी। आपने देखा होगा कि आपने कई बार देखा होगा जो ये मांगने वाले होते हैं, मतलब जैसे सड़कों पर जो बैठे रहते हैं या जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनके जो बच्चे होते हैं ना वो नंगे पांव घूमते रहते हैं, और जो बड़े होते हैं उनके पैरों में चप्पल होती है। तो आपने ये वाला जो नीड है ये किस में रखेंगे आप, ये भी तो बेसिक नीड है। यहाँ पर भी तो आप देख सकते हैं, अब इनके लिए तो ये ज्यादा जरूरी होने चाहिए थे, लेकिन जरूरी कौन है यहाँ पर, ये खुद अपने आप को आगे रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो पहली नीड है, इनकी खुद की जो बेसिक नीड है इंसान की, वो पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इनकी बात नहीं है, सभी की बात कर रहे हैं हम। जो इंसान की बेसिक नीड है ना वो पहले पूरी होनी चाहिए। उसके बाद 2nd स्टेज जो आती है, यानी कि सुरक्षा की आती है, यानी कि घर वगैरह आता है। उसके बाद फैमिली आती है। तो फैमिली को 3rd नंबर पर रखा गया है। अगर आप ऐसे मान लो फैमिली से रिलेट करके इसको टिक करते तो आप यहाँ पर 3rd स्टेज टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर इसका ये 3rd स्टेज में नहीं आएगा। ये किस में आएगा, 1st स्टेज में आएगा, क्योंकि जो इस औरत की बेसिक नीड्स थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसने क्या किया, अपने बच्चे को बेच दिया है। तो ये इब्राहिम मोजेलो का 3rd स्टेज है। ठीक है, और 3rd स्टेज पर, सॉरी 1st स्टेज है, 3rd स्टेज नहीं है। 3rd स्टेज पर फैमिली आती है, आपकी बेसिक नीड्स नहीं आती हैं।
आई होप यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है डिराइव क्या होता है और इंसेक्टिव्स क्या होता है। जब मैंने आपको बताया था कि उसका जो एक सर्कल बताया था मोटिवेशन का, तो उसमें मैंने आपको डिराइव शब्द बताया था। तो डिराइव वो होता है जो हमें किसी न किसी काम में लगाए रखता है, काम में लगाकर रखने की जो हमारी पावर होती है, जिससे हम क्या करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। मान लो अगर हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तब भी हम क्या करेंगे, बुक्स उठाकर बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। तो वो क्या होती है, हमारी डिराइव होती है, जो हमें काम में लगाए रखती है। ना मन करके भी हम पढ़ते हैं तो वो क्या है, हमारी डिराइव है। जैसे आप मान लो आपको जॉब लेनी है और आप एकदम इंटरनली मोटिवेटेड हैं कि हाँ मुझे तो किसी भी टर्म्स पर जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपका मन भी नहीं होगा तो भी क्या करेंगे, चलो आज थोड़ा सा तो पढ़ ही लेता हूं। तो वो क्या होती है, डिराइव होती है। तो वो हमारे अंदर की क्या है, डिराइव है, जो हमें किसी न किसी काम में लगा कर रखती है। इसके बाद है इंसेंटिव। इंसेंटिव होता है प्रलोभन देना। अब यहाँ पर प्रलोभन की बात कर लेते हैं। तो प्रलोभन में जैसे अब मान लीजिए आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और आपको वहां पर 30,000 सैलरी मिल रही है। उसके साथ साथ मान लो आपको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जॉब मिल रही है और वहां पर आपको 30,000 की जगह क्या मिलेगा, 60,000 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फायदा देखकर आपका मन जो है वो बदल जाएगा। तो आप कहाँ चले जाएंगे, मुंबई में चले जाएंगे, ठीक है, जॉब के लिए। तो ये सब क्या है, प्रलोभन है। यानी कि फायदा देखकर क्या कर लेना, बदलना, खुद को बदल लेना, चेंज कर लेना। अब मान लो आप जॉब लग गए हैं, आप 30,000 की जॉब लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गए हैं, क्लर्क लग गए हैं मान लो, ठीक है, 30,000 में जॉब लगे हैं। लेकिन आपको ना आपने कोई और एग्जाम दिया, 70,000 मिल रहे हैं, लेकिन आपको वो आपके एरिया में ना मिलकर कहीं और मिल रहे हैं और 70,000 उसकी सैलरी, और आप टीचर लग जाते हैं। तो आप सीधी सी बात है, इस जॉब को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, हमारा इंसेंटिव है। यानी कि हमारे मन का जो प्रलोभन है, फायदा देखकर हमने क्या किया, हमारी जॉब को चेंज कर लिया। तो यही क्या होता है, प्रलोभन होता है, ठीक है। तो इंसेंटिव्स होता है प्रलोभन, जिसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को मतलब चेंज कर सकते हैं, फायदे के लिए हम खुद को चेंज कर सकते हैं, वो इंसेंटिव में आता है। अब यहाँ पर मैंने सारा बुक लैंग्वेज में लिखा है, वही मोज़ेलो का, इब्राहिम मोज़ेलो का जो आवश्यकताओं का मूल आवश्यकताओं का वर्गीकरण है, उससे मैंने बुक्स की लैंग्वेज में लिख दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल नीड्स आती हैं, उसके बाद में सेफ्टी नीड्स आती हैं, उसके बाद में लव एंड बिलोंगिंग्स आता है, उसके बाद में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड देन सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। फर्स्ट स्टेज पर मैंने बताया शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि भूख, प्यास, नींद, ये सब किस में आता है, आपका शारीरिक आवश्यकताओं में, फिजिकल नीड्स में आता है। सेकंड नंबर पर आपका सेफ्टी आती है, सुरक्षा संबंधी जो भी थिंग्स हैं वो किस में आती है, सेकंड वाले में आती है। थर्ड वाले में आपके लव बिलोंगिंग्स होगा, फैमिली होंगे, फ्रेंड्स होंगे। फोर्थ नंबर पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड होगी, समाज में एक स्थान बनाने की जरूरत होगी। अब मान लो सारा स्थान बना दिया अपने समाज में, फिर भी आपको अंदर से खुशी नहीं है, आपको ऐसे सवाल आते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप लाइफ को जानना चाहते हैं, तो वो किस में आता है, सेल्फ रियलाइजेशन में आता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं इब्राहिम मोज़ेलो की, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी आएगी, सेकंड पे कौन सी और थर्ड पे कौन सी है। लेकिन अगर मान लो आपने पढ़ी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, समझी नहीं होगी, तो आप इसे बिल्कुल भी टिक नहीं कर पाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है, सबसे पहले हमारी फिजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद हम सुरक्षा ढूंढते हैं, उसके बाद हम फैमिली बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, उसके बाद हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, एंड देन हम सेल्फ रियलाइजेशन पे जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन तक बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। तो आई होप यहां तक का सारा समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद मोटिव की बात कर लेते हैं। मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, जो हमारे अंदर इंटरनली भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं, या प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से हम उसे अर्जित भी कर सकते हैं। वो क्या होता है, हमारे मोटिव्स होते हैं, अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है, जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे अंदर भी हो सकते हैं, मतलब हम मान लो जन्म लिया हमने, उसके बाद हमारे इंटरनली हम क्या उसमें मोटिवेटेड हैं, तो वो किस में आएगा, इंटरनल में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी ट्रेनिंग से, किसी एक्सपीरियंस से हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे मोटिव्स होते हैं, अनुभव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, प्रिंसिपल क्या है, मोटिवेशन के क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, एक व्यक्तिक पहलू होता है। यानी कि जैसे मतलब समझाया हुआ किसी को ज्यादा, किसी को जैसे एक तरीके से ये यहाँ पर मैंने लिखा है, जो अभिप्रेरणा है वो व्यक्तिक पहलू है। हर इंसान में क्या है, अलग अलग है। मान लो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग इंसान को अलग अलग समझ में आता है। अब मान लो आप CDP पढ़ रहे हैं, तो ये CDP का जो टॉपिक है, ये
कोई तो स्टूडेंट ऐसा होगा जिसे मेरा पढ़ाया हुआ सीडीपी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और दूसरी साइड पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, या थोड़ा समझ में आ रहा होगा, या उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो हर किसी का समझने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो मोटिवेशन क्या कहता है कि ये क्या है, मतलब सबके लिए क्या है, व्यक्तिक है, अलग अलग है, अभिप्रेरणा जो है वो अलग अलग है। अब मान लो कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, कोई कम मोटिवेटेड है किसी गोल को पाने के लिए, तो सब में ये मोटिवेशन लेवल जो है वो अलग अलग होता है, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, व्यक्तिक पहलू है। तो इसलिए क्या कहा है इसमें, जो मोटिवेशन है वो क्या किसका काम करता है, एक व्यक्तिक पहलू का काम करता है। इसके बाद है अधिगम हेतु तत्परता का सिद्धांत। अब ये ऐसा कह रहा है कि मान लो आप लर्निंग के लिए कितने तैयार हैं, अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरी कितनी क्लासेस देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपके अंदर अपने एग्जाम को पास करने के लिए कितनी रेडीनेस है, वो सब किस में आता है, लर्निंग क्या है, एक रेडीनेस का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मोटिवेशन किस में हेल्प करता है, जो हम लर्न कर रहे हैं उसके लिए हम कितने रेडी हैं उसमें भी हेल्प करता है, उसका भी प्रिंसिपल है एक तरीके से। इसके बाद है आवश्यकताओं का लाभ उठाने का सिद्धांत। तो जो अभिप्रेरणा है वो क्या कहती है कि आप अगर मान लो आप मोटिवेटेड हैं तो आप जो आपको मौका मिलेगा आप उसका फायदा उठाएंगे। अगर एचटेट आया है तो आप क्या चाहेंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एचटेट पास होना चाहिए, कैसे भी पास हो। तो आवश्यकताओं का लाभ उठाने का सिद्धांत भी किस में आता है, आपके ये अभिप्रेरणा से ही रिलेटेड होता है। अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं, आप सोचते हैं छोड़ आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, तो ऐसे आप क्या नहीं कर पाएंगे, अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, आवश्यकताओं के लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यकताओं का लाभ उठाने का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, एचटेट का, जैसे आपके पास में एचटेट है, एचटेट को पास करने का मौका है, तो ये क्या है, आप इसका क्या उठाइए, लाभ उठाइए, क्लासेस देखिए, नोट्स पढ़िए। तो ये इससे क्या होगा आपको, मतलब आप अंदर से मोटिवेटेड है और आपने क्या किया, अपनी लर्निंग में क्या किया है, ये इसका फायदा उठा लिया है। इसके साथ साथ आपकी इसमें क्या होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट भी होने चाहिए। आप ये आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट भी रखता है, मतलब जैसे आप क्या करेंगे, इसमें एक्टिव रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब कभी क्लास देख ली, कभी नहीं देखी, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ लिया, तो ये सब एक्टिव पार्टिसिपेंट को दिखाता है। अब रुचि की बात कर लेते हैं, रुचि उत्पन्न करने में बनाए रखने का सिद्धांत, यानी कि जो मोटिवेशन है वो आपको एक्टिव रखता है, इसके साथ साथ आप में इंटरेस्ट क्रिएट करता है, अटेंशन, इंटरेस्ट, ये सारे फैक्टर्स कौन क्रिएट करेगा, आप में मोटिवेशन क्रिएट करेगा, आप में रुचि उत्पन्न करने और बनाए रखने का सिद्धांत देता है। जैसे अटेंशन देगा, इंटरेस्ट देगा, मोटिवेशन, लर्निंग, ये सब किस में आते हैं, ये आपके इसी वाले सेक्शन में आते हैं। जैसे रुचि उत्पन्न करने और बनाए रखने का सिद्धांत देता है, सबसे पहले आप क्या होंगे, अटेंटिव होंगे किसी काम को करने को लेकर, फिर आपका उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर आप अंदर से मोटिवेट होंगे। जब आप मोटिवेट होंगे तो आप क्या करेंगे, उस चीज को अच्छे से सीख जाएंगे। तो रुचि उत्पन्न करने और बनाए रखने का सिद्धांत किसमें है, ये मोटिवेशन का ही फैक्टर होता है। तो मोटिवेशन क्या हेल्प करता है, सबसे पहले आप अटेंटिव होते हैं किसी काम को करने में, फिर आपका उसमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होने के बाद अंदर से मोटिवेट होने लगते हैं, जब मोटिवेट होने लगते हैं तो समझो आप सीखने भी लगते हैं। तो ये सब फैक्टर्स किसमें हैं, सारे प्रिंसिपल्स किसके हैं, ये मोटिवेशन के प्रिंसिपल हैं। तो मोटिवेशन आपको एक्टिव पार्टिसिपेंट रखता है, आपकी आवश्यकताओं का लाभ उठाने में सहायता करता है, इसके साथ साथ ये सब में अलग अलग होता है, इसके साथ रुचि उत्पन्न करने और उसको बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ मोटिवेशन जो है वो आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो स्पष्ट करता है, यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा गया है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है स्पष्ट होते हैं। जैसे मान लो अब मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ, वो आपके पेपर में आएगी या नहीं आएगी आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अब मान लो सीडीपी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऐसे टॉपिक पढ़ा दूं जो कभी एग्जाम में आए ही नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा टफ प्रोसीजर से पढ़ा दूं जो आपको समझ में ही ना आए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी ही ना हो, तो आपका जो ये गोल है वो मतलब एक तरीके से आपका जो गोल है वो आपको स्पष्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये किस में आता है, गोल डायरेक्टेड जो है वो आपके क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी। अब मैं सीडीपी पढ़ा रहा हूँ, पेपर में आएगी तो आपको स्पष्ट है कि यह पेपर में आएगी और गोल मानकर आप करेंगे, पढ़ेंगे और मोटिवेट होंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये किस में आता है, गोल डायरेक्टेड में आता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अनुदेशन सामग्री, जैसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो भी आपके लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे मोटिवेशन को इफेक्ट करते हैं। अब मान लो आपको मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, आपको मेरी जो पीडीएफ्स हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, मेरे माइक की साउंड अच्छे से नहीं है, या किसी न किसी प्रकार का पीछे से शोर है, तो आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो आपको इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, क्या होना चाहिए उसमें, अनुदेशन सामग्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका इंप्लीमेंटेशन जितना अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन जितना वो उतना ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा।
ठीक है, यानी कि आप उस चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही बात यहाँ लिखी है। क्या होना चाहिए इसमें? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होने चाहिए। क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसका इंप्लीमेंट और संगठन उतनी ही अच्छी तरीके से होगा। आप पढ़ रहे हैं, नोट्स क्लियर हैं, तो आपका क्या करेगा? पढ़ने का मन भी करेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी है मैंने। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट है। इसके बाद मेथड्स आर इंटरेस्टिंग। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ते हुए कितना समझ में आ रहा है? मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, या बस वैसे ही बोलती रहती हूँ, आपको समझ में ही नहीं आता है, या मैं अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं देती हूँ, आपको कनेक्ट करके नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये सब क्या है? आपके मोटिवेशन फैक्टर को इफेक्ट करेंगे। मोटिवेशन फैक्टर के क्या है? प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? मेथड आर इंटरेस्टिंग। जो आपके मेथड्स हैं वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए। वातावरण अगर अच्छा है तो मोटिवेशन मिलेगा। परिवर्तन और विविधता का सिद्धांत, यानी कि अब आप ये सोचकर चलिए कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। आप घर के कोने में बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी शोर नहीं है, बिल्कुल शांति है, एक कमरे में बैठे हैं, आराम से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन वहीं पर आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स बैठे, कोई यहाँ से आकर शोर कर रहा है, कोई यहाँ से आकर शोर कर रहा है, कोई यहाँ से, तो आप क्या होंगे? वहां पर अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। आपका माइंड कहीं ना कहीं उन चीजों में डिस्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे वातावरण है तो वो भी मोटिवेशन को प्रभावित करेगा। यहाँ पर क्या होगा? अगर वातावरण अच्छा है तो आपको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। आप अलग कमरे में बैठकर पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, तो अंदर से अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ, मुझे ये सारी चीजें अब अच्छे से समझ में आ रही हैं। डेली सेम बिहेवियर से इंसान परेशान हो तो चेंज जरूरी है। तो यही बात मैंने लिखी है। जैसे परिवर्तन का सिद्धांत भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मान लो आप बहुत टाइम से एक ही काम किए जा रहे हैं, तो अब उससे क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे तो इतने टाइम से बस यही करना पड़ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? उससे बोर हो जाएंगे। इसलिए इसमें यही लिखा है कि जो विविधता है, परिवर्तन है, वो भी होना जरूरी होता है। डेली सेम बिहेवियर से हम इरिटेट हो जाते हैं और फिर हम हमारे जो लक्ष्य है उससे हटते जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ अलग करने की नीड होती है। तो ये इसमें यहाँ पर परिवर्तन और विविधता का सिद्धांत भी है। इसके बाद है उचित प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। जैसे अब ये फीडबैक है, फीडबैक का ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आप बोलते हैं कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, तो मुझे क्या मिला? एक फीडबैक मिल गया। अब मुझे उससे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। मेरा आगे पढ़ाने को मन करेगा, मेरा मन करेगा कि हाँ, मतलब मेरे कराए हुए में से आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे मतलब जो पढ़ाया उसकी वैल्यू कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ, किसी न किसी के काम आ रहा है। तो ये क्या है? मुझे फीडबैक मिल गया, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये किसका सिद्धांत है? उचित प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है, यानी कि गुड फीडबैक का सिद्धांत है। सिखाने वाले को अपनी प्रगति के बारे में जल्दी और अच्छी तरीके से जानकारी मिलती रहेगी, तो सीखने में रुचि बनी रहेगी। तो जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आपको वहां से क्या मिलती जा रही है? फीडबैक मिलती जा रही है। इससे आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता जा रहा है। मान लो अच्छे मार्क्स आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इसको क्रैक कर सकता हूं, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने आप से भी जोड़कर इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप से जोड़कर आपको बता रही हूं। आप अपने आप से जोड़ लीजिए, टेस्ट सीरीज से जोड़ लीजिए। इसके बाद है उचित प्रोत्साहन। उचित प्रोत्साहन में क्या आता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा। यहाँ पर है उचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, समय समय पर मोटिवेशन, मतलब एक तरीके से इंस्पायर करते रहना चाहिए। अब आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा की बात कर लेते हैं, तो इसमें स्थायी प्रभावपूर्ण शुरुआत बाह्य अभिप्रेरणा से करेंगे। यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? बाहरी रूप से अभिप्रेरणा देते हैं। हम उसे क्या कहेंगे कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये आज मैं आपके लिए चॉकलेट आऊंगी, जो क्लास में सबसे अच्छा काम करेगा उसे अच्छी सी इरेजर मिलेगी, उसे अच्छी टॉफीज मिलेंगी। तो ये क्या होता है? एक तरीके का आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा होती है। यानी कि जो छोटा बच्चा है वहां से स्टार्ट करेंगे हम, उसमें मतलब स्टार्टिंग में हम बच्चे में जो अभिप्रेरणा है वो बाह्य रूप से देंगे। इसके बाद है सफलता की निश्चितता का सिद्धांत। लर्निंग प्रोसेस हम हमेशा कैसी रखेंगे? सरल से कठिन रखेंगे। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको सीडीपी पढ़ाया था, तो सीडीपी का जो पहला टॉपिक है वो मैंने आपको डेवलपमेंट पढ़ाया, क्योंकि डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो थोड़ा आसान है, सबको समझ में आ जाता है, हर कोई रिलेट करके पढ़ सकता है। तो हम जो टीचिंग मेथड्स है उसे कैसे रखेंगे? सरल से कठिन रखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है अगर वो ईजी टू टफ होगा, ईजी से कठिन की तरफ होगा, तो हम क्या करते जाएंगे? उसको सीखते जाएंगे, हमारा मोटिवेशन जो बढ़ता जाएगा। अगर मान लो आते ही मैं आपको कोई ऐसी बोरिंग सी थ्योरी पढ़ा देती जो आपको कभी समझ में ही नहीं आने वाली थी, तो आप क्या होते? उससे डिमोटिवेट हो जाते, आपको लगता कि ये तो समझ में ही नहीं आनी, सीडीपी तो है ही बेकार सी, हमें तो पढ़ना ही नहीं है। तो यहां से क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाते। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पर? जो लर्निंग है वो कैसा है? सरल से कठिन है। अगर छोटी छोटी सफलता की यहाँ गारंटी
होती चली गई तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, चिंता, और इसमें जैसे हम मान लो चिंता का स्तर है, हमारी टेंशन का स्तर है, उसको भी बहुत बनाए रखना जरूरी होता है। मान लो आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे रहना चाहिए कि मुझे तो ये क्रैक करना है, बस मैं रह ना जाऊं, मेरा सिलेबस ना रह जाए। ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी होती, बस थोड़ा सा डर होना चाहिए मन में। हल्की चिंता इंसान को क्या करती है, काम में लगाई रखती है। अब आपके मन में ये है ना कि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम नोटिफिकेशन पता नहीं कब आ जाए, कब हमारा एग्जाम हो जाए, तो हमें उससे पहले क्या कर लेना, अपना सिलेबस कर लेना है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, हल्की चिंता को दिखाते हैं और ये हमें मोटिवेट रखने में भी हेल्प करते हैं। और कक्षा में मोटिवेट रखने के उपाय क्या क्या हैं। अब आप मोटिवेट कैसे रहेंगे, क्लास में आप मोटिवेट कैसे रहेंगे, आप बच्चों को क्लास में मोटिवेट कैसे रखेंगे, मोटिवेशन का आपसे क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चाइल्ड सेंटर। आपको पता होगा जो एजुकेशन होती है वो एक चाइल्ड सेंटर होती है, एक टीचर सेंटर होती है। तो हम बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाएंगे, उसे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये नहीं है कि बच्चा अगर क्लास में कुछ पूछ रहा है तो उसे थप्पड़ मारकर बैठा देंगे और कहेंगे चल यहाँ से, तुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चा कुछ पूछता है तो आपको उसकी हर बात का जवाब देना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह पढ़ाना है। फिर उनको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है। मान लो उन्होंने अब वो 7th क्लास में, पहले 6th क्लास में उन्होंने जो पढ़ा था उससे आपको जोड़कर पढ़ाना है। पूछना है कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था। अब मैंने मोटिवेशन का एक चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने एक बार आपसे पूछा था कि कल हमने ये पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था। तो ये क्या आपको प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाएंगे, नए ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप 6th क्लास में जो पढ़ा है उसको 7th क्लास से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। हमें वहां से क्या पता लगेगा, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, या अपने उस पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से बच्चा जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा है। तो ये सारी बातें मोटिवेशन के फैक्टर में आती हैं। ये क्या है, मतलब ये रिलेटेड है आपसे, आप कक्षा में कैसे बच्चों को मोटिवेट रखेंगे। इसके बाद है परिणाम और प्रगति का ज्ञान बच्चों को बता देना। यानी कि मान लो बच्चा कोई गलती कर रहा है, कोई एरर कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो हम उसकी मिस्टेक्स बच्चे को बताएंगे। ये नहीं है कि हम उसे बिना बताए थप्पड़ मार देंगे और कहेंगे जा यहां से, तुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बच्चे को मान लो उसकी कोई गलतियां हैं, मान लो वो 2 की टेबल लिख कर आता है लेकिन वो 2 की टेबल हमेशा गलत लिखता है, लेकिन हम उसे यहाँ बुलाएंगे और पूछेंगे कि आपको ये समझ में नहीं आया। तो हम जैसे मान लो उसको ऐसे जोड़कर बताएंगे कि ये ऐसे होता है, 2 to 4 होता है, फिर 4 to 6 होता है, ऐसे 2 की टेबल बनती है। फिर वो उसको अच्छे से समझेगा, लर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसकी गलतियों को बता दिया है। कोई भी उसकी मिस्टेक है उसे बताया है, उसमें सुधार किया है। तो गुण और गलतियां, और मान लो अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे वेरी गुड देंगे, उसे फीडबैक देंगे, अच्छा कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी, ठीक है, आगे भी ऐसे करते रहो। तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा। गलतियां कर रहा है तो ये तो नॉर्मल बात होती है मिस्टेक्स करना, लेकिन उनकी मिस्टेक्स को हम क्या नहीं करेंगे, उन्हें थप्पड़ नहीं मारेंगे, उन्हें अच्छे से समझाएंगे। फिर ही वो क्या करेगा, अपनी गलतियों में सुधार करेगा और उस क्या रहेगा, मोटिवेट रहेगा। फिर पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। जितना हो सके दंड से दूर रहेंगे। दंड जो है वो इंसान को नकारात्मक बना देता है। ये क्या होता है, नकारात्मक मोटिवेटर होता है। फिर बच्चा जो नहीं है वो होता चला जाता है। जहां तक संभव हो प्रयोग नहीं करें, मतलब जितना हो सके हमें दंड का प्रयोग नहीं करना है। इससे क्या होता है, बच्चे की लीडरशिप क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है। मान लो बच्चा जो है वो आपको कोई पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो गलत बता दिया उसने, और एक टीचर ऐसी थी जिसने आते उसे थप्पड़ लगा दिया और बोल दिया कि तुम तो गलत बता रहे हो, तुम्हें नहीं बताना था, तुम बैठ जाओ। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, अगली बार जो बच्चा वो डर जाएगा, वो सोचेगा कि अब अगली बार मैं दोबारा से ऐसा बोलूं, कहीं मेरा फिर से गलत और मैम मुझे फिर से चांटा लगा दे। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी जो बोलने की क्वालिटी थी, जो वो बोल रहा था, जो अपने थॉट्स प्रोसेस जो बता रहा था, उससे क्या होगा, उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो खत्म होती चली जाएंगी। बच्चा क्या होगा, पीछे जाता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और मान लो अगर उसने कुछ गलत किया तो उसकी झूठी बातों पर वेरी गुड भी नहीं कहना है। मान लो उसने अच्छा काम नहीं किया, ये नहीं है कि आप उसको गलत काम के लिए भी क्या कर देंगे, वेरी गुड कर देंगे। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखना होता है, पुरस्कार का भी और दंड के सिद्धांत का भी, दोनों का इसमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद कॉम्पिटिशन की भावना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव भावना होनी चाहिए। इसलिए टीचर्स क्या कराते हैं, क्लास में टेस्ट कराते हैं, कई बार क्विज कराते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या बनी रहे, कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहे। अब जो कॉम्पिटिशन जीतेगा अपने आप मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद डिराइव शब्द का यूज सबसे पहले, अब यहाँ पर मैंने लिखा है जो डिराइव शब्द है, जिसका मतलब होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई काम करने की जो भावना है वो बनी रहे। इसका यूज सबसे पहले किया किसने था, तो इस वर्ड का यूज जो है वो सबसे पहले वुड्सवर्थ ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये कई बार इनके जो नेम्स है ना, ये वुड्सवर्थ वाले, ये ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यहां तक मैंने आपको सारा का सारा मोटिवेशन का टॉपिक जो वो पढ़ा दिया है। ऐसी उम्मीद करती हूं मैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
तो अगर मान लो आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इसे देख लेना, 2 क्लासेस है मोटिवेशन की, तो आप इसे जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देने वाली हूँ एस्टेट 2023 CDP के नाम से, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। इसका PDF आपको आज नहीं मिलने वाला है, कल तक आपको इसका PDF मिलेगा। मोटिवेशन का कंप्लीट PDF आपको कल परसों तक देखने को मिलेगा। उससे पहले आप ये क्लास देखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, आपका ही फायदा होने वाला है। अगर आप क्लास देखेंगे तो आपके ही कंसेप्ट बनेंगे, आपके ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप ही अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। बस आप मेरे लिखे हुए नोट्स पढ़ देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, मैं सच कह रही हूँ। अगर आपने क्लास देखी, आपको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तब आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज क्लास जो होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला। अगर आपने CDP कभी नहीं पढ़ी है तो सीधे किसी के नोट्स पढ़ लेने से कोई आगे नहीं जाता है, पहले आपको उन चीजों को समझना पड़ता है, समझने के बाद आप इसे रीड कर सकते हैं। तो यही बातें मुझे आपको बतानी थी। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया मोटिवेशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट किसी थ्योरी के साथ में मिलेंगे, कोई थ्योरी कराऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।